Hello dear student, welcome back to my YouTube channel। अब आज पार्ट नंबर 3 है वीडियोस का। हालांकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 3 नंबर वीडियो चल रहा है, ठीक है। विदित हो कि जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो मैं देखा था ओल्ड इंग्लिश के बारे में, जहाँ पे लिटरेचर की शुरुआत हुई और उसमें हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर को देखा। फिर सेकंड वीडियो जो हम लोग का गया था वो था मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के लिए, जिसमें हम लोग जॉफरी चौसर को देखे। और उसी में रेनेसांस पीरियड को पढ़ने के बाद हम लोगों ने अर्ली मॉडर्न पीरियड को बचाया था, जिसमें एलिजाबेथन को पढ़ना था, एलिजाबेथन एरा को, ठीक है। तो आइए वहीं शुरू करते हैं अभी। और आपके सामने ये है एलिजाबेथन एरा को देखते हैं हम लोग, ठीक है। जो अर्ली मॉडर्न पीरियड का हिस्सा रहा है एलिजाबेथन एरा, अब देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द एलिजाबेथन era saw a great flourishing of literature, especially in the field of drama। ड्रामा के फील्ड में, यानी लिटरेचर के जो पार्ट में जो ड्रामा होते हैं, ड्रामा के फील्ड में एलिजाबेथन एज देखा गया है, बहुत अच्छा रहा है। द इटालियन रेनेसांस हैड rediscovered the ancient Greek and Roman theatre, and this was instrumental in the development of the new drama। मतलब कि जो फ़िल्मों तक या सिनेमाओं तक हम लोग देख सकते थे, जो डिस्कवर हुआ था पहले से जो लोग चीज़ देखते आ रहे थे, जिसमें रीडिस्कवर का काम हुआ था एलिजाबेथन में। कुछ नए चीज़ों को खोजा गया, जो रोमन और ग्रीक में थिएटर होते थे, सिनेमा होते थे, वहाँ तक नए चीज़ों को पहुँचाया गया। तो इस तरह से हम एक तरह का इसको इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं ड्रामा के क्षेत्र में, ठीक है। आइए आगे। which was then beginning to evolve apart from the old majesty and miracle plays of the Middle Age. The Italians were particularly inspired by Seneca, a major tragic playwright of a philosopher, the tutor of Nero। यानी कि जो इटालियंस थे वो पार्टिकुलरली बहुत इंस्पायर्ड थे एक मेजर ट्रेजेडिक प्ले राइटर जो फिलोसोफर थे उनसे। एंड Plautus its comic cliches, especially that of the boasting soldier, had a powerful influence of the Renaissance and after। जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रेनाइसेंस जो एरा, उसके बाद का जो इन्फ्लुएंस हुआ वो स्पेशली कॉमिक और क्लाइसिस पे, जैसे ट्रेजेडी या कुछ फिल्मी टाइप का जो थिएटरों में चलता था, इस टाइप का एक उद्भव हुआ एलिजाबेथन एरा में, हम कह सकते हैं। हाउएवर द इटालियन tragedies embraced a principle contrary to Seneca ethics, showing blood and violence on the stage. In Seneca's plays, such scenes were only acted by the characters, but the English playwrights were intrigued by Italian model. A conspicuous community of Italian actors had settled in London and Govial, Florio, and brought much of Italian language and culture of England। इसमें बताया गया कि जो थिएटर तक, रोमन थिएटर तक पहुंचते थे, ग्रीक ग्रीक और रोमन थिएटर तक, बहुत सारे इटालियन जो थे वो वहाँ पे थे लंदन में। इटालियन एक्टर्स जो थे सेटल थे लंदन में, और जब वो लंदन में सेटल थे तो वहाँ की बहुत सारे भाषाओं को और बहुत सारी चीज़ों को, कल्चर को वो लोग समझ पा रहे थे, सीख पा रहे थे, और उसी को वो ट्रू एकदम सही रूप में, ट्रू फॉर्म में उतारते थे। और उतारने के बाद क्या होता था कि वो एक हाई इंसिडेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन हो तो, या फिर रेनेसांस टाइप का हो तो, या फिर कल्चरल हो तो, कॉमिक हो को, कॉमेडी हो, इन सभी को मिक्सचर करके और थिएटर तक वो एक अच्छे ड्रामा को रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें कहा गया कि एम्बॉडीड बाय निकोलो निकोलो एक मिनट निकोलो मैचिवेलिस द द प्रिंस। वहाँ के जो राजा भी थे उनका भी नाम इसमें बताया गया है। डिड लिटिल टू काम फेयर्स टू पॉपीज प्लॉट्स एज अ रिजल्ट, representing that kind of violence on a stage was probably more cathartic of the Elizabethan aspect. Following earlier Elizabethan plays such a Gertrude by Sackville and Norton, जो स्पेनिश ट्रेजेडी थे, जो स्पेन के लिए एक ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब होता है सैड स्टोरी कह सकते हैं, दुखंत नाटक कह सकते हैं, जो लिखा गया था, जिसका नाम था एस्केल वाइल एंड नॉर्टन। और बाई काइट
ओके, काइट का आप ध्यान देंगे। भाई काइट दैट वाज सो प्रोवाइड मच मटेरियल फॉर हैमलेट, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ था हैमलेट। इनसे ही बहुत सारी फिल्मों को बनाया गया। Stand out Shakespeare of a poet or playwright in the unsurpassed. Shakespeare was not a man of the letters by profession. Shakespeare एक मैन नहीं थे और सिर्फ एक लेटर और कुछ लिखने वाले इंसान नहीं थे and probably had not only some grammar school education. उन्होंने कुछ ग्रामर स्कूल का एजुकेशन नहीं लिया था, स्कूल में जाकर ग्रामर का एजुकेशन इस तरह का भी कुछ नहीं था। He was neither a lawyer nor an aristocrat as the university wits. The that had monopolized the English stage when they started writing, but he was very gifted and incredible by versatile and surpassed professionals. And Robert Guinea, who mocked this sect skin of law origin, thought most dreams meet with great success. It is her last year marked by the early Renaissance gems that I wrote had been even considered his greatest plays. Hamlet, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग। यहाँ देख पा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की बातें इसमें हो रही है कि उन्होंने फिल्मों में कॉमिकों में जो भी पहुंचाया है, मैकबेथ है, एटोमी एंड क्लोपाट्रा है, द टेम्पेस्ट है, हेमलेट है, रोमियो एंड जूलियट है, ओथेलो है, किंग है, बहुत ही अच्छे कंसिडर किया है इन्होंने एक ड्रामा के रूप में। बहुत अच्छा ड्रामा लिखा है इन्होंने और a comedy that inscribed within the main drama like a lent pigeon to the new King Shakespeare or popularized the English sonnet which has significant change to the purchase model। और इन्होंने लिखने के क्रम में जब सोनेट का शुरुआत किया था, जो कविताएं होती है, छोटी कविताएं, उस पे मॉडल चेंज हुआ लिखने का। और द क्या है, द सोनेट वाज इंस्टीट्यूट इंग्लिश इन बाय थॉमस वाइट। थॉमस वाइट द्वारा इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किया गया है अर्ली 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी के समय में पोएम्स इंटेंड टू बी द सेट टू म्यूजिक एज सॉन्ग, जो म्यूजिक टाइप का हो या सॉन्ग टाइप का हो, गाना टाइप का हो छोटा सा, वैसे पोएम को सोनेट कहा जाता था। और ये 16th सेंचुरी में परिचित हुआ, थॉमस वाइट का इनको श्रेय जाता है। सच बाय थॉमस Campion became popular as a printed literature and discriminated by Fairley in household. See English Material School. Other important figures in एलिजाबेथन थिएटर इंक्लूड क्रिस्टोफर मार्लो का भी नाम आता है इसमें। उन्होंने बहुत अच्छा पोएम का कनेक्शन बिठाया है। थॉमस डेकर का नाम आता है, जॉन फ्लेचर का नाम आता है, फ्रांसिस बेमोट का नाम आता है, मार्लो का नाम आता है। 1564 से लेके क्रिस्टोफर मार्लो का नाम था 1564 से 1500 से ज्यादा। नॉट बीन स्टार्टेड एट 29 अ ट्रेवल बॉल सेज ऑन्टोमनी बिगेस एट माइट अराइवल। If he's not a scholar, he for the poetic gifts remarked by he was born only a few weeks before Shakespeare and must have known him well. Marlowe's subject matter, what is different, thought is different, it focused more is the normal drama at the Renaissance, many than the other kings. Marlowe was terrified by the new frontiers opened by modern science, drawing on game lore. He introduced Dr. Foster of England, a scientist and magician who is obsessed by the thirst of knowledge and desire push man technological power of limit। इस पोएम लिटरेरी में और क्रिटिक्स में साइंटिस्ट का भी था, जो डॉक्टर फॉस्टर से इंग्लैंड के, वो बहुत अच्छे राइटर थे, बट वो साइंटिस्ट और मैजिशियन थे, बट उन्होंने बहुत सारे थॉट्स को, नॉलेज को लिखा है, पुश किया टेक्नोलॉजी को, और वो फिल्मों तक में है। ठीक है, ही एक्वायर्स सुपरमेंटल गिफ्ट्स फॉर इवन allow him to go back and time to be his dark heroes many sometime of Marlowe himself whose that depth renouncements ruffians living in the high league of London's underworld, but many suspect that it might have been a cover of his association by the enemies of the Count. Beaumont and Fletcher are less known, but it is almost sure that they helped Shakespeare write some of this drama and were quite popular in this time. उस टाइम में सभी लिखते थे,
जिस राइटर का मैंने नाम लिया वो सभी लिखते थे, सभी के सॉन्ग और जो कह सकते हैं म्यूजिक टाइप के जो पोएम होते थे, सोनेट होते थे, सब चलते थे। लेकिन विलियम शेक्सपियर का कुछ अलग ही एक भूचाल सा था और अंततः ये करना पड़ा कि विलियम शेक्सपियर को सभी ने हेल्प भी किया उनके सोनेट में या उनके ड्रामा में, उनके बहुत सारे ड्रामा लिखे हुए क्रिएटिव जो फ़िल्म्स बना उसपे। इट इज़ द हेल्पेड शेक्सपियर राइट सम बेस्ट ड्रामा। और यही कारण था कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से ड्रामा को लिख पाया। एंड वे आर क्वाइट पॉपुलर एट टाइम, और उस समय एकदम पॉपुलर हुए, फेमस हुए। इन सब में और सभी राइटरों का भी हाथ था। इट इज ऑल्सो एट दिस टाइम द सिटी कॉमेडी जेंडर डेवलप्स, और उस समय एक तरह का हुआ कि जब थिएटर तक लोग पहुंचने लगे तो एक कॉमेडी का जिस तरह से कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ था, उसी तरह से लोगों को थिएटर तक पहुँचने के बाद ट्रेजेडी भी मिलने लगा, दुखंत कहानियाँ भी मिलने लगी, रोमांटिक भी मिलने लगा, लव स्टोरीज़ मिलने लगा। तो ये सब सारा जब चीज़ मिलने लगा तो राइटरों का उद्भव जो हुआ था, राइटरों पे ज़्यादा लोग अफेक्टिव हुए कि कौन-कौन से राइटर हैं जो किस तरह की चीज़ों को लिख रहे हैं। और ये एलिज़ाबेथन एज में हुआ था, और एलिज़ाबेथन एज में ये सब होना, इसलिए एलिज़ाबेथन एज को बहुत अच्छा एज माना जाता है क्योंकि जो चीज़ें सिनेमा तक नहीं पहुँच पाती थी, उसको पहुँचाने में इसमें राइटर उद्भव हुए। उसके बाद खुद छोटे-छोटे राइटर जो सोनेट और म्यूजिक सॉन्ग टाइप के लिखते थे, उसमें एक विलियम शेक्सपियर और साथ में क्रिस्टोफर मार्लो से लेके थॉमस जैफरसन, ये सारे चीज़ जो मिले तो थोड़ा-सा ये आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो इसमें लोगों को कॉमेडी से, रोमांटिक से, लव स्टोरी से, इन सभी चीज़ों से कनेक्टिविटी मिलने लगा और लोग वहाँ तक पहुँचने लगे, सिनेमाओं तक। तो ये एक गोल्डन पीरियड भी कहा गया, अच्छा पीरियड माना गया एलिज़ाबेथन एज को। अब कह रहे हैं यहाँ से द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ दिस एरा, इस एलिजाबेथन एज के एरा में विदिन हमने इतना स्टडी किया, इतना रीडिंग किया, आप कुछ ना भी समझ पाएँ या जो भी समझ पाएँ उसके रिगार्डिंग आप एक यही चीज़ देखेंगे कि जो हमारा अर्ली मॉडर्न पीरियड के हिसाब से जो एलिजाबेथन का एरा है, इस एरा में मुख्य रूप से क्या बताया गया है कि इस एरा में क्या है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ दिस एरा इंक्लूड एडमंड स्पेंसर और एक है सर फिलिप सिडनी। तो सर फिलिप सिडनी का, एडमंड स्पेंसर का, एलिजाबेथन हरसेल्फ, खुद एलिजाबेथन ने भी अ प्रोडक्ट ऑफ रिनाइंसेंस ह्यूमनिज्म, जो रिनाइंसेंस ह्यूमनिज्म में, रिनाइंसेंस में क्या हुआ था खोज, उन सभी को भी लेके और सबको प्रोड्यूस करके, एसेंशियल करके बहुत सारे पोएम्स को सच एज ऑन मॉनिस्टर डिपास्चर। तो जो चीज़ रिनाइंसेंस में खोज हुआ छूटा, वो वहाँ से लेकर और एडमंड स्पेंसर, फिलिप्स, स्पिरिट, एलिजाबेथ ने सब तीनों ने मिलके बहुत अच्छे पोएम को लिखना शुरू किया। और इस तरह से लिखने के बाद जब ये बढ़ा तो एलिजाबेथन एज में इस तरह की चीज़ को माना गया। तो अभी प्रीवियस 3 में वीडियोज़ में इतना ही ये चीज़ रहेगा, और जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगा हम लोग का, जो जैकोबियन लिटरेचर पढ़ना है उसको हम लोग 4th नंबर वीडियो में रखेंगे। हालाँकि लिटरेचर का पार्ट है, बहुत लंबा भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींच रहा हूँ। एक-एक पार्ट करके पढ़ना हमारे लिए अच्छा है। तो एक बार मैं फिर से आप सभी को रिपीट कर दूँ, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर से शुरुआत किया था। इंग्लिश लिटरेचर में हम लोगों ने पहले विलियम शेक्सपियर को देखा। विलियम शेक्सपियर को जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा एज था ओल्ड इंग्लिश, ठीक है? ओल्ड इंग्लिश। फिर हम लोगों ने मिडल इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा। मिडल इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हुए हम लोगों ने किसका डिस्कस किया? जोफ्री चौसर का। फिर जोफ्री चौसर के बाद हम लोगों ने रिनेसांस लिटरेचर को पढ़ा, और रिनेसांस लिटरेचर को पढ़ने के साथ-साथ मॉडर्न, अर्ली मॉडर्न पीरियड हुआ। जो अर्ली मॉडर्न पीरियड में हम लोगों ने एलिजाबेथन एज को खत्म किया है। एलिजाबेथन एज के बाद जो हमारा समय आएगा वो जैकोबियन लिटरेचर का होगा। तो इसलिए आप सभी ध्यान दें, और जैकोबियन लिटरेचर जो है वो बहुत जल्द लेके मैं मिलूँगा आप सभी के साथ, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैकोबियन लिटरेचर, ठीक है? चलिए, थैंक यू दोस्तों, आप सभी देखिए, वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, लिटरेचर प्रेमी जो भी हैं वो बने रहें मेरे साथ, बहुत इंटरेस्ट होने वाला है आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।